हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हम NCERT बेस्ड अम्ल, लवण एवं क्षार के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये NCERT के क्वेश्चन हैं। NCERT ही अब एग्ज़ाम पैटर्न में लागू हो चुके हैं ना, NCERT ही क्वेश्चन अब आते हैं। ठीक है, तो हम कुछ NCERT क्वेश्चन डिटेल में देखने वाले हैं जो अम्ल, लवण और क्षार के हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मतलब पहला, विलयन का ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? मतलब उल्टा हो जाता है। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो नीले लिटमस को लाल करेगा, तो वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैसा करेगा? नीले लिटमस को लाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आर्द्र दिन में मतलब नमी वाले दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य क्या होगा? गैस में नमी को अवशोषित करना। मतलब जो आर्द्रता है, उसकी जो नमी है, हम जैसे ही उसको गैस में गुजारेंगे, कैल्शियम क्लोराइड को रक्षित नली में गुजारेंगे, तो गैस वो क्या करेगी? उस नमी को अपनी ओर खींच लेगी, उसको सोख लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट क्षार की लवण है, क्योंकि यह लवण है, कैसा लवण है ये बताना है। तो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है तथा प्रबल क्षारक है। ठीक है, अगला देखते हैं, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षार की होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, इनेमल की जो प्रकृति होती है कैल्शियम फास्फेट की, क्षार की होती है, अम्लीय नहीं हो सकती, क्योंकि अम्लीय होगी तो ये हमारे इनेमल को ख़त्म कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अगला है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्य विलयन पीएच पात्र को नीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रति अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है, ये बताना है। तो बढ़ता हुआ क्रम अम्लीय बताना है, तो पहले थोड़ा कम अम्ल, फिर थोड़ा ज़्यादा अम्ल, फिर सबसे ज़्यादा अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल, एसिटिक अम्ल और फिर सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? सांद्र मतलब H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल अगर गिर जाती है, क्योंकि ये बहुत जलनशील होती है, ज्वलनशील होती है, हमारी त्वचा को क्या करती है? जला देती है ना। आप लोगों ने सुने होंगे ना एसिड वगैरह, हाँ बस वही है। तो क्या करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है बी, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना है। अगर ऐसा कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है लैब में, तो सबसे पहले उसको पानी से अच्छे से धोना है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक पेस्ट लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो गैस निकलती है। तो वो जो गैस निकलती है उसके बारे में कौन कौन से कथन सत्य होंगे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी। तो इसमें जब गैस निकलती है तो उससे क्या क्या होने वाला है? यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई तीली को बुझा देती है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले विरंजक चूर्ण का फार्मूला पूछ लेता था, बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ लेता था, अब ये नहीं पूछता सूत्र, अब पूछता है कि इनका उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, तीसरा। तो मतलब धावन सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है ना, कच्चे माल के निर्माण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये किसका अन्य अवयव है? तो ये किसका है? टार्टरिक अम्ल का। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है?
इमली में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो टूथपेस्ट जो होता है हमारा, उस वो क्या होता है? तो वो क्षारकीय होता है, अम्लीय कभी नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य होंगे? तो ये बताना है। तो कौन कौन से होंगे? दूसरा, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुबला होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी अम्ल वैसे कितना होगा? दुर्बल होगा। यानी कि अगर पीएच वैल्यू उच्च होगी तो वो क्या होगा? क्षारकीय होगा, और पीएच जितनी कम होगी तो क्षारक उतना ही दुबला, मतलब अम्ल होगा। ठीक है, जैसे हम एक पैमाना समझते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके रहता है, यहाँ पे 7। ठीक है, 8 9 10 ये बढ़ता रहेगा, बीच में हमारा 7 है। अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा हुई तो ये क्या कह रहा है? देखो दूसरा, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्षारक होगा। मतलब 7 से अधिक वैल्यू हो रही तो क्षारकीय होगी, और कम होगी, इधर कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा? अम्ल होगा। मतलब अगर 7 से कम होगा तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? 7 से अधिक वैल्यू हो रही है तो क्षारकीय, 7 से कम हो रही है तो अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाचन के दौरान जठर रस की पीएच क्या होता है? ये बताना है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, मतलब थोड़ा अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं? अगर अम्ल है उसमें अगर हम कुछ बूंदे जल की डाल देंगी तो उसमें क्या क्या होने वाला है ये बताना है। तो उसमें क्या होगा? एक आयनीकरण होगा और एक उसमें तनुता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो वेनिला संत मतलब एनसेस। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो कौन नहीं देगा? चूना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है जिसमें अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता होगा नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो अभी अपने इलेक्ट्रिकल वाला है तो ये अपने काम का नहीं है, अगला देख लेते हैं ना। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? सभी को मालूम होना चाहिए, एक्वारेजिया। बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में ये रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, और काफ़ी पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो गोल्ड को घोलने के लिए, सोना को घोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्वारेजिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिट्रिक अम्ल एक खनिज अम्ल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? क्षार नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, C2H5OH। सभी को मालूम होगा क्या होता है ये? एल्कोहल। ठीक है, C2H5 एक ये क्षारक नहीं है, मतलब अम्लीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा सत्य नहीं है इनमें से ये बताना है ना। तो ये सत्य नहीं है, मतलब प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देती, गलत बात है, ये नहीं देती। तो सत्य क्या है वो जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देती है ना। बहुत पूछता है रेलवे में भी सबसे ज़्यादा। तो अगर हम किसी धातु को अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या क्या मिलने वाला है? एक तो लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं। मतलब कुछ धातु ऐसी भी होती है जब हम अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो उसमें लवण भी प्राप्त हो जाता है और उनको हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। तो कुछ अधात्विक ऑक्साइड भी होते हैं, अभी धातु की बात कर ली हमने ये। लेकिन कुछ अधात्विक भी रहती हैं जो अम्ल बनाती है। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन सी और डी और ए हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है ना। तो इसका राइट आंसर बताना है हमको क्या होगा, है ना। तो ये भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है और कभी कभी कॉलम में ही पूछता है ना। तो हम इसको समझ लेते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, मतलब ये क्या है? एक विरंजन है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? C2
मतलब H2 तथा Cl2 का उत्पादन होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है क्लोराइड और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, ठीक है। धावन सोडा प्रति अम्ल होता है और सोडियम क्लोराइड कांच का विरचन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो वाला है ये, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया है, तो हमको ये बताना है कि इसमें, चलो एक बार क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया है, ठीक है। तो परिणामी विलयन का पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया है। तो इसमें बताना है कौन सा रंग है दिए गए मादक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब वैल्यू बताना है कि इसमें कौन सी होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला और हरा। पीला और हरा मतलब देखो समझते हैं इसको। पीला मतलब यहाँ की बात चल रही है और हरा मतलब यहाँ की, मतलब एक मध्य की बात कर रहा है। और क्वेश्चन भी हमको यही कह रहा है, देखो पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया है ना। मिश्रित आयनन बताना है जिसमें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होंगे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं, है ना। सी, दूसरा, यह विलयन में आयनित होता है और यह जल के अणु से संयोग करके कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके पिछला जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हमको सिर्फ यही बताना था कि ये साथ हुआ दिया हुआ है, इधर का बताना था और इधर का बताना था। अगर समान पीएच की बात चल रही तो हमारा हमेशा साथ में ही होगा, मतलब उदासीन होगा, ना 7 से ज़्यादा है ना 7 से कम है ना। बस वही कहना चाह रहा वो, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका राइट आंसर सी होगा। अम्ल हमेशा कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये अम्ल की प्रकृति की बात कर रहे हैं अपन। अम्ल हमेशा खट्टे होंगे और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तनु विलयन में कौन सी उपस्थित होंगे ये बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें तनु जलीय विलयन में कौन उपस्थित होंगे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, H3O+ आयन प्लस क्लोराइड माइनस, ठीक है, ये उपस्थित होंगे। अगला है, अच्छा इसको भी समझ लेते हैं। ये भी पूछ रहा था कि अभी जितने भी रिसेंटली रेलवे के एग्जाम हुए थे उनमें अभिक्रियाएं दी हुई थी, उनको संतुलित करने के लिए आए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें पहचान करने कह रहा है, क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचाना। तो इसका राइट आंसर है ये, मतलब हमको जांचना है कि इसमें बैलेंस्ड कौन है, क्लोर क्षारक प्रक्रम बताना है, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में ये भी देखेंगे कि अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अम्ल के पूछना है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो जैसे लैक्टिक अम्ल किस में होता है ये बताना है, एसिटिक अम्ल किस में है, सिट्रिक अम्ल किस में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है ये बताना है। तो चलो ये देख लेते हैं ना। लैक्टिक अम्ल ये किस में होता है, हमारे दही में होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल मतलब दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल हमारे सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल हमारा नींबू में पाया जाता है और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अच्छा, चींटी के डंक में हम जब चींटी काटती है तो हल्का सा दर्द का अनुभव होता है, हल्का सा। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, फॉर्मिक एसिड, है ना। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये एसिड ऐसा होता है कि सिर्फ आपको कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, जैसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए सूजन रहेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे लड़ने में सक्षम है। ये इतना हानिकारक अम्ल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये भी फार्मूला, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हालांकि इसका पैटर्न अब कम हो गया है, लेकिन वनडे एग्जाम में ये सूत्र पूछ लेता है। तो चलो ये भी देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2 H2O होता है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो हम उसका यूज़ करते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाथ का टूटना मतलब वो हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है तो कैसे याद रख सकते हैं, हाफ आएगा, जहाँ पे भी हाफ आ रहा है मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जो वाइट कलर का जो चूने का रहता है ना, उसके साथ ही तो लपेट के प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वही है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O। जहाँ पे हाफ आया तो ये याद आना चाहिए अपने दिमाग में कि हाफ मतलब हाथ का टूटना, तो वो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ये याद रख सकते हैं, ऐसा भी है ना। जिप्सम,
जिप्सम का क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का देख लेते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा, तो ये होगा आपका CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होगा, CaOCl2, और बुझा हुआ चूना CaOH2, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है। जो एग्जाम्पलर बुक है, रेलवे हो, पीईबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ साइंस आती है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे, बार बार रिवीजन करते चलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।